जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त संजय वेलकम करता हूं अपने YouTube चैनल बीसीसी हिंदी पर। आ गए हैं अपनी नई वीडियो के साथ। आपका दोस्त संजय। आइए शुरुआत करते हैं पॉलिटिकल साइंस के इस चैप्टर में 12th के, जिसका नाम है सोवियत संघ। सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, सोवियत संघ क्या है, इस चैप्टर में हम शुरुआत से चर्चा करेंगे। कहीं मत जाइएगा, मेरे YouTube चैनल पर आपको सिखाऊंगा कैसे कि पॉलिटिकल साइंस पढ़ना आसान है और जो बोर्ड के एग्ज़ाम में जो सेकंड चैप्टर है कहाँ तक कारगर साबित होगा आपके लिए और पॉलिटिकल साइंस को समझने के लिए। आइए शुरुआत करते हैं। क्या है सोवियत संघ? जैसे कि आप सभी जानते हैं, रूस और उसके साथ 15 देशों के साथ मिला हुआ एक संगठन, यानी कि रूस प्लस 14 देश को मिलाकर बना है सोवियत संघ। सोवियत संघ क्या है, उसके बारे में हम उसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में थोड़ा सा चर्चा कर लें कि सोवियत संघ कैसे बना, सोवियत संघ क्या है, सोवियत की प्रणाली क्या है, सोवियत इतना शक्तिशाली देश कैसे बना, सोवियत का विघटन क्यों हुआ और उसका उत्तराधिकारी रूस कैसे बना। आइए बात करते हैं कि क्या है सोवियत संघ और रूस कैसे बना एक सोवियत संघ देश। आप जानते हैं 1917 के समय जब रूस में क्रांति आई, उस समय जार निकोलस सेकंड का वहाँ पर शासन था। जार निकोलस एक तानाशाही शासक है। तानाशाही शासक से परेशान होकर वहाँ की जनता उससे तंग आकर वहाँ पर क्रांति की और रशिया 1917 में आज़ाद हुआ और साम्यवाद की स्थापना की विश्व में। यह पहला ऐसा देश है जिसने समाजवाद की शुरुआत की। समाजवाद क्या है उसके पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि समाजवाद क्या होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात विश्व में 2 महाशक्तियां थीं और 2 विचारधाराओं की भी लड़ाई रही है। जैसे कि आप जानते हैं, एक तरफ सोवियत संघ है, एक तरफ आपका यूएसए है, अमेरिका की जो विचारधारा है वो पूंजीवादी है और सोवियत संघ की जो विचारधारा है वो समाजवादी है। अब समाजवादी विचारधारा के अंतर्गत होता क्या है उस पर एक बार चर्चा कर लेते हैं कि समाजवादी विचारधारा के अंतर्गत क्या किया जाता है, क्या नहीं होता है। समाजवादी विचारधारा के अंतर्गत देखते हैं कि समाज का सारा केंद्र समाज पर केंद्रित होता है, यानी कि आप ऐसे जहाँ पर सारा का सारा शासन एक पार्टी या कुछ समूह के द्वारा चलाया जाता है उसे समाजवाद कहा जाता है। जार निकोलस द्वितीय के खिलाफ यहाँ पर एक सफल क्रांति होती है और तानाशाही जार शासन का 1918 में परिवार सहित गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और लेनिन के नेतृत्व में एक सफल क्रांति होती है और पार्टी का नाम जो इस पार्टी के अंतर्गत किया जाता है वो है बोल्शेविक पार्टी। यही वो पार्टी है दोस्तों जिसने सोवियत संघ के विघटन में सोवियत संघ के आगे बढ़ाने के लिए और सोवियत संघ के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है, साम्यवाद की स्थापना की है। आप जैसे कि जानते हैं भारत में कांग्रेस है, इसी प्रकार से कांग्रेस ने आज़ादी के दौर में भारत का साथ दिया, भारत को आज़ाद कराया। उसी प्रकार से बोल्शेविक पार्टी ने भी एक सफल क्रांति के साथ सोवियत संघ को आज़ाद कराया और जार शासन के बाद यहाँ पर जनता का शासन आया। जनता का शासन मतलब वहाँ की मजदूर का शासन आया। साम्यवाद का साधारण सा अर्थ है कि जहाँ पर समाज का शासन होता है, समाज का मतलब समाज के द्वारा शासन किया जाता है। इसके बैकग्राउंड में जाते हैं। समाजवाद जैसे कि आप जानते हैं कार्ल मार्क्स के बारे में। कार्ल मार्क्स जो समाजवाद से प्रेरित था और कहता है कि वर्गविहीन समाज होना चाहिए, वर्गविहीन समाज होना चाहिए जहां पर कोई भी वर्ग नहीं होना चाहिए। वर्ग समाज में संघर्ष पैदा करता है, इसीलिए वहां पर एक सफल क्रांति हुई और वर्गविहीन समाज की स्थापना हुई। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, यहां पर वर्गविहीन समाज की स्थापना के लिए साम्यवाद प्रसार हुआ। इसके बाद देखते हैं कि 1922 में सोवियत संघ का पूर्णतः एस्टेब्लिशमेंट हुआ और 15 देशों के साथ मिलजुल कर ये एक देश बना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले और मिलाकर कुल
ये 15 देशों का एक संगठन है जिसको सोवियत संघ कहा गया है। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं सोवियत प्रणाली पर। सोवियत प्रणाली क्या है? आप एनसीईआरटी की जब बुक उठाएंगे तो उसमें मिलेगा सोवियत प्रणाली क्या है। आइए बात करते हैं सोवियत प्रणाली। सोवियत प्रणाली को समझने से पहले बात कर लें समाजवाद। समाजवाद होता क्या है? समाजवाद क्या है? समाजवाद की विचारधारा कि सोवियत संघ ने साम्यवाद को क्यों अपनाया और साम्यवाद को क्या लेकर वो क्यों आगे बढ़े, उसको क्या है समाजवाद और क्या है साम्यवाद, एक बार चर्चा कर लेते हैं। पहले बात करते हैं समाजवाद क्या है। समाजवाद ऐसी विचारधारा है जिसके अंतर्गत समाज के हर वर्ग के लिए कार्य की बात कही जाती है। यहाँ पर सहयोग की बात की जाती है। जिस प्रकार लोकतंत्र कार्य करता है उसी प्रकार से समाजवाद कार्य करता है। जैसे कि आप जानते हैं अभी तक विश्व में दो विचारधारा, एक समाजवाद है और एक क्या नाम है, पूंजीवाद है। अर्थव्यवस्था भी इसी आधार पर चलती है। भारत के सामने भी यही मुद्दा था कि वो किस अर्थव्यवस्था पर चले, समाजवाद को अपनाए या पूंजीवाद को अपनाए। हिंदुस्तान ने न समाजवाद को अपनाया न पूंजीवाद को अपनाया। भारत ने दोनों के मिक्स कॉन्सेप्ट को अपनाया, जिसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी कि पूंजीवाद में निजी सेक्टर पर यानी कि प्राइवेट सेक्टर पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया जाता है, जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार पर केंद्रित है, यानी कि संसाधनों का प्रयोग किया जाए, ज़्यादा से व्यापार किया जाए, सरकार को टैक्स दिया जाए, सरकार को विकास की तरफ बढ़ाया जाए। पूंजीवाद के खिलाफ समाजवाद की विचारधारा ने जन्म लिया। समाजवाद जैसे जार निकोलस एक तानाशाही शासक था, तो लेनिन ने इन्हीं सबको प्रेरित करने के लिए वहाँ के मजदूरों को संगठित किया और उन्हें समझाया कि जहाँ पर हम सब का शासन होगा, जहाँ पर मजदूर का शासन होगा, जहाँ मजदूर का शासन होगा, इससे तात्पर्य है कि मजदूर जो वर्ग में रहता है, यानी कि जहाँ वर्ग होते हैं वहाँ संघर्ष उत्पन्न होता ही है दोस्तों। जहाँ संघर्ष होगा वहाँ पे कभी भी शांति नहीं रह सकती। तो इसी को लेनिन ने वहाँ के मजदूरों को इकट्ठा किया और जार शासन के खिलाफ एक सफल क्रांति की और रशिया को आज़ाद कराकर 1917 में और 1922 में उसको स्टैब्लिश किया और सोवियत संघ का निर्माण किया। लेनिन 1924 में उसकी मृत्यु हो जाती है और उसके पश्चात स्टालिन शासन में आता है। स्टालिन ये भी एक तानाशाह शासक माना जाता है, लेकिन इसने काफ़ी हद तक सोवियत प्रणाली को आगे बढ़ाया और लेनिन की साम्यवादी विचारधारा को पूर्ण रूप से आगे बढ़ाया। और स्टालिन जब तक रहा, दूसरे विश्व युद्ध में भी और उससे भी पूर्व काफ़ी हद तक शक्तिशाली रहा सोवियत संघ। उसने सोवियत संघ को उन बुलंदियों पर, उन ऊंचाइयों पर लेकर गया जहां आज सोवियत संघ दिखता है, जहां आज रूस दिखता है। उसका मेन कारण कहीं ना कहीं हम स्टालिन को मानते हैं। स्टालिन बेशक आपकी बुक में नहीं है, पर आप जानें कि क्या है सोवियत प्रणाली, रूस क्या है, कैसे बना रूस, इसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। बुक में वही थोड़ा सा लिखा है, इसलिए लोगों को कम समझ में आता है। मैं आपको इसलिए समझाना चाहता हूं दोस्तों कि सोवियत प्रणाली क्या रही है। सोवियत प्रणाली में बात करें समाजवाद क्या होता है, जहां वर्गविहीन समाज की बात करी जाती है। क्या है समाजवाद, एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं कि समाजवाद का उद्देश्य ऐसे वर्गविहीन समाज की स्थापना करना है जिसमें ना कोई शोषक यानी कि जो शासन करने वाला जिसको शोषण कह रहे हैं, और ना ही कोई शोषक जिस पर शासन हो रहा है यानी कोई उसका शोषण कर रहा है, अपितु समाज सहकारिता बनी सहयोग पर आधार पर निर्मित व्यक्तियों का एक सामूहिक संगठन सिद्ध होगा, यानी कि जहाँ पर समाज के द्वारा लोगों का शासन होगा। अब बात कर लेते हैं कि क्या है इसकी डेफिनेशन के बाद हम सोवियत प्रणाली पर, कि सोवियत प्रणाली क्या रही। सोवियत प्रणाली क्या, जैसे मानते हैं 1917 में सोवियत संघ बना और सोवियत संघ की राजनीतिक प्रणाली क्या है। जैसे सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी कम्युनिस्ट पार्टी थी और कोई अन्य राजनीति या विपक्ष के लिए कोई स्थान नहीं था। दोस्तों बात कर लेते हैं कि विपक्ष क्या कार्य करता है और दूसरी पार्टियां क्या कार्य करती हैं। यहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं तानाशाह दिखता है, लेकिन हम बात कर लेते हैं कि ये भी कहीं ना कहीं सोवियत संघ के विघटन का एक कारण बना है। सोवियत प्रणाली में क्या किया गया है कि सारा का शासन एक ही पार्टी करती है। एक पार्टी का मतलब यह है कि जनता पे कोई दूसरी चॉइस नहीं है, जनता एक ही को पार्टी को वोट देगी और उसी को वोट देकर आगे जिताती रहेगी, उसकी तानाशाही आगे चलती रहती है। तानाशाही में देखा गया है कि तानाशाही के आगे वो और बात, क्योंकि ज़्यादातर जितनी भी पार्टी जब विपक्ष नहीं होगा तो उसकी आलोचना करने वाला कोई नहीं है, दूसरी पार्टी नहीं है तो कोई जनता किसी दूसरे को चुन नहीं सकती, तो एक पार्टी अपनी तानाशाही स्थापित कर लेती है।
कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक ये भी रहा है। जैसे कि आप देखते हैं कि भारत में कई दशकों तक कांग्रेस का शासन रहा है। आप पढ़ेंगे सेकंड बुक में कि कांग्रेस का कई दशकों तक शासन है, लेकिन हमारा भारत में कोई एक पार्टी सिस्टम थोड़ी ना है, भारत में मल्टी पार्टी सिस्टम है। बट एक राजनीतिक पार्टी की इतनी जो प्रतिष्ठा है, इसलिए उसको वोट मिले हैं। पर हम यहाँ बात कर लेना सोवियत प्रणाली पे। सोवियत प्रणाली क्या है, जैसे कि मैंने लिख दिया है, जैसे कि आप जानते हैं कि सोवियत राजनीतिक प्रणाली की जो धुरी है, यानी कि जो सारा केंद्र चलता है, जो सारा सेंटर चलता है, यानी कि जहाँ पे सत्ता चलती है मॉस्को से, जो सोवियत संघ का राजधानी मानी जाती है, मॉस्को से सारी सत्ता चलती थी, उस पर कहीं ना कहीं इस पार्टी के लोगों का, यानी कि पार्टी के सचिव का कहीं ना कहीं दबदबा होता है। स्टार्टिंग में लेनिन, स्टालिन, फिर नितिका क्रुश्चेव, फिर आगे और भी वेरियस जो इसके नेता रहेंगे, उन्होंने इस संगठन को और आगे बढ़ाया। बात कर लेते हैं इसकी प्रणाली के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं, इसमें आप जब बुक उठाएंगे एनसीईआरटी में देखें तो ये प्रणाली लिखी हुई है। जो अर्थव्यवस्था चली है समाजवाद के, यानी कि सारी अर्थव्यवस्था पर योजनाबद्ध तरीके से चलाई गई है, जिस पर पूर्णतः नियंत्रण सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि राज्य का नियंत्रण है। कुछ छोटे सेक्टर को तो गवर्नमेंट ने पब्लिक के लिए खोल दिया, लेकिन जो बड़े बड़े सेक्टर्स हैं, यानी कि बड़ी बड़ी फर्म्स हैं, उस पर कहीं ना कहीं सरकार का दबदबा है, यानी कि सरकार उनको चलाएगी, कोई निजी व्यक्ति उनको नहीं चला सकता। इससे ये होगा कि समाज में ना तो कोई बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएगा, ना ही बहुत ज़्यादा गरीब हो जाएगा। सरकार ने इस तरह से व्यवस्था बनाई कि सभी को रोटी, कपड़ा, मकान उनको मिले। सोवियत प्रणाली कैसे कैसे आगे बढ़ता, हम बात करते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध से पूर्व और बाद में, पश्चात, या कि कुछ राष्ट्र यानी कि यूरोप, पूर्वी यूरोप के अधिकतर देश, खासकर बाल्टिक कंट्री, बाल्टिक देश यानी कि एस्टोनिया, लिथुआनिया, ये वो 3 देश हैं, एस्टोनिया, लिथुआनिया और एस्टोनिया, कि जिन्हें बाल्टिक कंट्री कहा जाता है। ये बाल्टिक सी से लगती है, इसलिए इनको बाल्टिक कंट्री कहा गया। फिर उसके बाद हम देखते हैं जर्मनी का विघटन हो जाता है, जर्मनी 2 हिस्सों में विभाजित हो जाता है। पूर्वी जर्मनी सोवियत संघ के नियंत्रण में आता है, पश्चिमी जर्मनी कहीं ना कहीं तक अमेरिका के नियंत्रण में आ जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं ये वो कंट्री जिन्हें हम दूसरी दुनिया के देश कहते हैं, जो सोवियत संघ में शामिल हुए और कहीं ना कहीं सोवियत संघ ने इन्हें फांसीवादी ताकतों से आज़ाद कराया था। और इनकी अब पूर्णतः जो व्यवस्था थी, जो भी पूर्व में चल रही थी, जिस भी सत्ता में चल रहे थे, अब इनको पूर्णतः सोवियत प्रणाली में ढाला गया, यानी कि कम्युनिस्ट शासन चल रहा था, कम्युनिस्ट शासन में इनको ढाला गया। फिर इसके पश्चात देखते हैं, अगर अब अमेरिका को छोड़ दें दूसरे विश्व के पश्चात, तो अमेरिका के पश्चात सोवियत संघ का सबसे ज़्यादा मजबूत और अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली देश वही है। सबसे शक्तिशाली देश वही है, तो उसके पास ऐसा क्यों था कि वो सबसे शक्तिशाली देश था, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं एक बार कि वो शक्तिशाली क्यों है। दोस्तों बने रहिए मेरे साथ, कहीं मत जाइएगा, कि क्यों सोवियत संघ इतना शक्तिशाली था, उसकी एक बार चर्चा कर लेते हैं। क्या है 15 देशों का शासन, 15 देश मिलकर क्यों बने सोवियत संघ, उसकी एक बार चर्चा कर लेते हैं। कौन से ये देश हैं 15? आप जानते हैं मिडिल ईस्ट और ईस्ट यूरोपियन कंट्री को मिलाकर 15 देश, यानी कि रूस प्लस 14 देश, मत भूलिएगा दोस्त, इन सबको मिलाकर ही सोवियत संघ का निर्माण हुआ है, जिसको आप शॉर्ट में यूएसएसआर लिख सकते हैं। मिडिल ईस्ट कंट्री से कजाकिस्तान, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, तो ये सब देशों को मिलाकर बना है आपका सोवियत संघ। अब बात कर लेते हैं सोवियत संघ इतना मजबूत क्यों था। कि सोवियत संघ अगर आप देखें, सोवियत संघ एक बड़ा राष्ट्र है पूरा। अगर ईस्ट से, यानी कि ईस्ट से वेस्ट तक उसकी संचार प्रणाली काफ़ी उन्नत है। तेल, खनिज, लौह अयस्क, इन मात्रा, ये वो खजाने हैं जो इस सोवियत संघ के पास रहे हैं, जिससे वह दुनिया में सबसे शक्तिशाली देश बना है। और उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, यहाँ पर तेल के भंडार हैं, खनिज संसाधन भरपूर मात्रा में है। इन देशों ने भरपूर इन संसाधनों का प्रयोग किया और देश को अमीर बनाया है। बात करते हैं सोवियत संघ में वह हर चीज़ का निर्माण करता था, यानी कि यहाँ पे सुई से लेकर, या बात करें पिन से लेकर कार तक, सब चीज़ों का निर्माण सोवियत संघ में ही होता था। सोवियत संघ अपने नागरिकों हर बुनियादी ज़रूरतों, यानी कि न्यूनतम बुनियादी ज़रूरत है, रोटी, कपड़ा, मकान,
मकान, रोजगार और अन्य अर्थव्यवस्थाओं पे पूर्णतः सरकार ये सुनिश्चित कर देगी हर प्रत्येक व्यक्ति को ये मिले। अगर अब मैं सीधा सा कहूँ तो यहाँ पर बेरोजगारी भी नहीं थी। जब सब इतना अच्छा चल ही रहा था, फिर सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ? दोस्तों, इसके विघटन में कहीं ना कहीं ये शासन ज़्यादा सत्तावादी हो गया है। इसके विघटन में महत्वपूर्ण कारण ये भी रहा है कि ये ज़्यादा सत्तावादी हो गया सत्ता में आने के पश्चात, क्योंकि इसके पश्चात आप देखते हैं कि पूर्णतः सरकार पर जनता कहीं ना कहीं अब नाखुश हो रही है, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध का दौर शुरू हुआ। आप जैसे जानते हैं शीत युद्ध, अब शीत युद्ध मैंने आपसे फर्स्ट क्लास में भी डिस्कस किया है कि शीत युद्ध क्या है। आप अगर आप नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएं और मैं शीत युद्ध के टॉपिक को वहाँ पे से ज़रूर देखें। आप शीत युद्ध की एक और भी वहाँ पे चर्चा की गई है। शीत युद्ध की हम थोड़ी सी यहाँ पे चर्चा कर लें। शीत युद्ध क्या है, जल्दी से बात करें। शीत युद्ध दो देशों के यानी कि दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात दो महाशक्तियाँ उभरी, एक तरफ यूएसए और एक तरफ अमेरिका। अमेरिका की विचारधारा पूंजीवादी है तो समाजवाद की विचारधारा के साथ चल रहा था सोवियत संघ। इसमें हम देखते हैं कि इन्होंने स्पेस रेस लगाई। स्पेस रेस मतलब कौन सबसे पहले स्पेस में जाए, अपना सैटेलाइट लॉन्च करेगा, कौन सबसे पहले अपना जानवर भेजेगा, कौन अपना सबसे पहले आदमी को भेजे यानी इंसान को भेजेगा, कौन सबसे पहले वुमन को भेजेगा। ये एक रेस सी लग गई अमेरिका और सोवियत संघ में। जैसे कि हम बात आगे भी करेंगे इसमें, फिर देखते हैं कि सोवियत संघ अफगान युद्ध में भी रहा, दूसरे देशों को भी उसमें शामिल करने के लिए अपने पिछलग्गू देशों को रहा। सत्ता यानी कि शासन जो कर रहे थे लोग, उसके जो नौकरशाही हैं वो कहीं ना कहीं विशेष अधिकार रख रहे थे बाकी जनताओं के मुकाबले। उत्तरदायी सरकार नहीं है तो वो भ्रष्टाचार हो गए, यानी कि भ्रष्टाचार जड़ तक पहुंच चुका था और लोग अब उबरने लगे थे सोवियत प्रणाली से। जब उबरने लगे तो उन्होंने कहीं ना कहीं आज़ादी की मांग कर रहे हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि आगे चलकर सोवियत संघ का विघटन हुआ। आज के लिए बस इतना ही। हम बात करेंगे अपने इस नेक्स्ट वीडियो में कि सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ। आगे नेक्स्ट वीडियो के लिए हमें फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर आपकी मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज़रूर इसको लाइक करें और मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब ज़रूर करें।